स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। मैंने एक प्रश्न दिया था आप लोगों को मेंस आंसर राइटिंग के टेलीग्राम चैनल में। और वो प्रश्न आपको दिख रहा है, बिहार में कराए जा रहे जातिगत जनगणना के वर्तमान प्रयासों के प्रति अपने नजरिए को प्रस्तुत करते हुए सामाजिक आर्थिक विकास में इसकी उपयोगिता की विवेचना कीजिए। तो जो लोग मेंस दे रहे हैं वो इस आंसर को लिखें। बहुत कम लोग, सिर्फ 2 कॉपी आई है 2 दिन में। तो बाकी लोग भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अभी बीपीएससी रिजल्ट और भी जारी करने वाली है। तो हो सकता है कि उसमें आप सभी लोगों का सेलेक्ट हो जाए जो इस बार बाहर हो गए हैं। तो लिखते रहिएगा और फिर कम समय मिलेगा आप लोगों को। तो प्रश्न का सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं कि बिहार में कराए जा रहे जातिगत जनगणना के वर्तमान प्रयासों के प्रति अपने नजरिए को। तो देखिए, बहुत सिंपल इसका फॉर्मेट निकल करके आता है। हम सबसे पहले इसको परिभाषित कर देंगे कि वास्तव में जो जातिगत जनगणना है वो होता क्या है। तो जातिगत जनगणना क्या है, तो इसको बता दीजिएगा सबसे पहले क्या है। उसके बाद वर्तमान प्रयासों के प्रति अपने नजरिए। तो अपना जो नजरिया है, अब मान लीजिए कि अपना नजरिया है। आप लोगों में से समथिंग 13,000 लोग मेंस देने वाले हैं अभी के रिजल्ट के अनुसार। तो इन 13,000 स्टूडेंट के नजरिया, अब देखिए, कोई कहे कि हाँ होना चाहिए और कुछ लोग कहेंगे कि ना नहीं होना चाहिए। तो नजरिया में ये निकल करके आता है। तो स्टूडेंट होने के नाते आपको दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा कि हाँ, हमारा जो नजरिया है वो क्या कहता है। तो पक्ष और विपक्ष, यानी कि इसके समर्थन में भी कुछ बात कहेंगे और विपक्ष में भी कुछ बात कर देंगे। तो नजरिया में ध्यान रखिएगा कि जातिगत जनगणना का पक्ष में कुछ कारण बता दीजिएगा, विपक्ष में कुछ कारण बता दीजिएगा, ठीक है। तो जातिगत जनगणना के वर्तमान प्रयासों के प्रति अपने नजरिए को प्रस्तुत करते हुए सामाजिक आर्थिक विकास में इसकी उपयोगिता आपसे पूछा है। अब देखिए, यहाँ पे हो गया कि सामाजिक आर्थिक विकास में इसकी उपयोगिता की विवेचना कीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपको पक्ष वाला, तो जो पक्ष है उसको तो जानना ही पड़ेगा, फिर उसको आपको लिखना ही पड़ेगा। तो चूंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सामाजिक आर्थिक विकास में इसकी उपयोगिता है ना, कि विवेचना कीजिएगा। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ, विकास में इसकी उपयोगिता ही नहीं, चूंकि प्रश्न पूछा ही है कि सामाजिक आर्थिक विकास में इसकी उपयोगिता की विवेचना कीजिए। तो पक्ष में वाला तर्क आपको अच्छे से लिखना होगा। लेकिन नजरिया पूछा है तो नजरिया सकारात्मक, नकारात्मक, हाँ नहीं, है ना, या सबल दुर्बल दोनों होता है। तो अपने नजरिया में इन दोनों बातों को हम लोग लिखेंगे। और बिहार में इसकी शुरुआत कर दी गई है, तो बिहार वाला थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट करके भी लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर को मालूम चले कि बिहार में जातिगत जनगणना की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को ना टेलीग्राम में जो दैनिक जागरण का पूर्णिया एडिशन है उसका कुछ दिया हुआ था, तो आपको भेज देते हैं। उसको हूबहू आप लोग उतार लीजिएगा। इसकी जो प्रक्रिया है वो उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो पूर्णिया एडिशन वाले दैनिक जागरण वाला आपको हम टेलीग्राम में ही डाल देंगे, वहां से उठा के आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम इसके आंसर को पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो प्रश्न लिखा हुआ है ये बिना नाम का है। इनका नाम ही नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि नाम लिखिए, तुम कम से कम अच्छा लगे कि हाँ पढ़ दे कि इसका कॉपी है। तो नाम ही नहीं लिखा हुआ है। तो जातिगत जनगणना क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जून 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, थोड़ा नाम भी थोड़ा साफ साफ शुद्ध लिखिएगा, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री का नाम ही गलत लिख दीजिएगा। तो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार में सभी धर्मों की, जातियों की और उपजातियों की गणना की जाएगी, ठीक है। और इसी संदर्भ में ये कहा गया कि जाति आधारित जनगणना का मकसद लोगों को आगे बढ़ाना है, ताकि प्रदेश में किसी की उपेक्षा नहीं हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 23 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उनसे देश में जातिगत जनगणना कराने का आग्रह किया। इससे पहले भी बिहार विधानसभा द्वारा 2019-20 में 2 बार इस पर प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि जातिगत जनगणना पिछली बार वर्ष 1931 में हुई थी। हालांकि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी, लेकिन इसकी जातिगत डेटा केंद्र द्वारा जारी नहीं किया गया था। जातिगत जनगणना के वर्तमान प्रयास, तो यानी कि इस एक पेज में न तो हम लोगों को जातिगत जनगणना के बारे में मालूम चल पाया, और ना ही बिहार में इसकी शुरुआत कैसे की गई उसके बारे में हम लोग को मालूम चल पाया। ये पूरी तरीके से जो न्यूज़ में लिखा जाता है ना, हम जब न्यूज़ छापते हैं अखबार में तो इसी तरीके से छापते, वही हूबहू उठा करके आप यहाँ पे लिख डालें। तो ऐसा मत लिखिएगा, एग्जाम में थोड़ा सा आपको ना अलग तरीके से लिखना पड़ता है। दूसरी कॉपी को देखते हैं। और दूसरी कॉपी में जिनका नाम है वो हैं धनंजय कुमार आरा से, ठीक है।
तो जाति जनगणना आगे से धनंजय आप ऐसा इसको स्कैन कीजिएगा ना कि ये इधर वाला हिस्सा जो है वो खाली नहीं रहे, क्योंकि आपको क्रॉप बहुत किए फिर भी अ, सही से नहीं हो पाया है। आप देखेंगे तो इधर में आपका ज़्यादा, इधर इधर में आपका ना बेमतलब वाला स्पेस बहुत ज़्यादा है। मेरे स्क्रीन पे है, आपको नहीं दिखाई देगा, आपको यहाँ तक ही दिखाई देगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपका किया हुआ है। तो आपको देखिए जैसे ये है, ये इतना ऐसे मत कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा क्रॉप होता है तो बराबर से इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा। तो क्रॉप उस तरीके से हमको बढ़िया से करने के लिए आप लोग वैसे मत कीजिएगा, मतलब बराबर लीजिएगा। अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ खोजने का प्रयास करते हैं कि जातिगत जनगणना के परिभाषा आपने लिखा है कि नहीं। तो जातिगत जनगणना विगत कुछ समय से राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना हुआ है। बहुत बढ़िया। जनगणना के कार्य में जनसंख्या के आंकड़ों का जातिवार सारणीकरण जातिगत जनगणना कहलाता है। बहुत बढ़िया। देखिए इनका परिभाषा यहाँ पे दिख गया। अब इनको यहीं से ना इंटरेस्ट जगता है एग्जामिनर को चेक करना, हम लोग को भी पढ़ने में मन लगता है कि देखिए यहाँ पे लिखना चाहिए था कि जातिगत जनगणना का तात्पर्य जनसंख्या के आंकड़ों का जातिवार सारणी या जातिगत जाति के अनुसार सारणीकरण कर दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को ही हम जातिगत जनगणना कहते हैं। बहुत बढ़िया इनका परिभाषा लिखा हुआ है। हाल के दिनों में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र आदि राज्यों के विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जातिगत जनगणना की मांग निरंतर की जा रही है। बिहार में शुरू कर दिया गया है, इसको आप अलग तरीके से लिखिएगा, बढ़िया से इसको देख लीजिएगा पेपर में, है ना, या गूगल पर कर लीजिएगा। बिहार में अक्टूबर नवंबर की बात है, हम लोग आज 25 नवंबर को बैठे हुए हैं, तो शुरू कर दिया गया है। बिहार में डीएम को नोडल अधिकारी बना दिया गया इसका। तो बिहार मांग में बिहार नहीं आएगा। आप जहां से इस तथ्य को उठाए हैं वो पुराना आर्टिकल होगा, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। तो हाल के दिनों में नहीं, मतलब बिहार में इसका शुरुआत कर दिया गया है। और उसके बाद आपका लिखना है भारत में सर्वप्रथम 1931 में जातिगत जनगणना कराई गई थी। इसके बाद वर्ष 2011 में जातिगत जनगणना कराई गई, लेकिन इस जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये सिर्फ एससी और एसटी से संबंधित आंकड़े एकत्रित प्रकाशित किए जा रहे थे। बहुत बढ़िया आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ हम बता देते हैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले तो ये परिभाषा को लिखिएगा जरूर कि जातिगत जनगणना में जनसंख्या के आंकड़ों का जातिगत सारणीकरण किया जाता है। बहुत बढ़िया है, और यही जातिगत जनगणना कहलाता है। और 1930 आप इसके बाद बिहार को भी लिख दिया कि बिहार में इसकी शुरुआत कर दी गई है। और भारत में सबसे पहले 1931 की जो जनगणना हुई थी, तो उसमें जातिगत जनगणना भी हुआ था, है ना। तो 1931 की जनगणना जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़ों के साथ भारत की अंतिम जो प्रकाशित जातिगत जनगणना है ना। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा, जरूर से लिखिएगा। और उसके बाद देखिएगा तो वर्तमान में केवल एससी और एसटी के जो आंकड़े हैं वही प्रकाशित किए जा रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि 1931 में जनगणना तो कराया गया जातिगत, लेकिन इस प्रक्रिया को 1941 में अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो इसके उपरांत मतलब इसके बाद जो भारत सरकार है वो इसको शुरुआत नहीं करती है ना। और स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना अगर देखिएगा 1951, तो 1951 के बाद से ही जो भारत सरकार जनगणना कराती है उसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, इस पे अलग से आंकड़े जारी करती है ना। यानी आप लिख सकते हैं परिभाषा के शब्दों में कि पृथक आंकड़े प्रकाशित करती रही है, यद्यपि जनगणना में अन्य जातियों के आंकड़े शामिल नहीं किए जाते हैं। दरअसल हुआ क्या है आपको हम कहानी भी बता देते हैं। जब देश आजाद हुआ था तो 1951 में ही, है ना, केंद्र सरकार के पास जाति जनगणना का प्रस्ताव आया था, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोनों का ऐसा मानना था कि जातिगत जनगणना सामाजिक ताने बाने के लिए खतरनाक है या खतरा है, इसलिए जाति आधारित जो जनगणना है वो कराने से सरकार इनकार कर देती। इसके बाद भी देखिएगा तो समय से ऐसी मांग होती रही, लेकिन सरदार पटेल दरअसल इसके विपरीत गए ही नहीं, है ना। और आपको अगर थोड़ा सा और हम डीप लेकर के चलें तो आप लोगों को मालूम होगा कि 1919 में, वर्ष 1919 का, है ना, जो भारत शासन अधिनियम था, तो उस 1919 के भारत शासन अधिनियम में दरअसल अंग्रेजों ने भारत की जो विभिन्न जातियां थी, है ना, तो जो नस्ल या जातियां थी और समुदाय, उसको एक भौगोलिक क्षेत्र मान लेती है। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं किसी पार्टिकुलर कास्ट का है तो उसको अलग भौगोलिक क्षेत्र मान रही है। अभी देखिएगा तो भाषा के आधार पर आपको कुछ क्षेत्र दिखाई देगा, लेकिन उस टाइम जो जातियां थी और जो समुदाय थे, तो अंग्रेज दरअसल इसको भौगोलिक क्षेत्र मानते थे, है ना। और उसके बाद जब 1935 आया, तो 1935 में मोतीलाल नेहरू दरअसल इसको खतरनाक
साबित करते हैं, है ना, या खतरनाक मानते हैं और कहते हैं कि नहीं, दरअसल भारत विविध जो संस्कृतियां हैं या विभिन्न लोग यहाँ रहते हैं, तो भारत क्या है, तो भारत विभिन्न संस्कृतियों का एक संघ है। और यही संघ की जो विचार है, आप देखिएगा, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में बताया जाता है, या इसमें माना गया था, या इसका प्रावधान का मुख्य बात था कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, है ना। तो 1935 में हम लोगों ने देखा कि भारत सरकार अधिनियम जब आया था तो उसमें कहा गया कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेज इसको भी नहीं माने। देखिए छल कपट क्या हुआ कि 1947 में देश का विभाजन हो गया। जब देखिए, जब आप एक्ट लेकर के आ रहे हैं 1935 का और कहते हैं कि इसमें संघ की स्थापना की जाएगी, तो फिर 1947 में भारत को दो टुकड़े किया क्यों गया? इसका मतलब ये हो गया कि अंग्रेज दरअसल अपने इसी 1935 के एक्ट पे फॉर्म यानी कि दृढ़ नहीं रह पाए, है ना। तो भारत का विभाजन हो गया। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा कि जब 1946 आया तो 1946 में क्या हुआ कि असेंबली इलेक्शन है कि प्रांतीय चुनाव कराया गया था 1946 में। तो जब चुनाव कराया गया था तो उसमें वायसराय था वेवेल। वेवेल का ये कहना था कि जो चुनाव है वो 1935 के एक्ट के तहत नहीं कराया जाएगा, बल्कि 1919 के एक्ट के तहत कराया जाएगा, क्योंकि उस समय जो जातियां थी, जो समुदाय था, उसको एक भौगोलिक क्षेत्र माना गया था। तो इस तरीके से अगर देखिएगा तो उस टाइम ये खतरनाक, आप कह सकते हैं कि अंग्रेज इसका फायदा उठा रहे थे। इसको लिखिएगा नहीं एग्जामिनेशन में, बस हमने समझने के लिए आपको बताया है। तो यहाँ पे जो अब आते हैं मूल बात पे, तो भारत में सर्वप्रथम 1931 में जातिगत जनगणना कराई गई थी। इस चूंकि ये बताना बहुत जरूरी था, तभी तो नेहरू और पटेल जैसे लोग माने कि नहीं, जो जातिगत जनगणना है वो देश के ताने बाने को खत्म कर देगा, है ना। तो हालांकि अब इसको हम अलग तरीके से लिखेंगे। तो भारत में सर्वप्रथम 1931 में जातिगत जनगणना कराई गई थी। इसके बाद वर्ष 2011 में जातिगत जनगणना कराई गई, लेकिन इस जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सिर्फ एससी और एसटी के समेत, बहुत बढ़िया इनका लिखा हुआ है। और थोड़ा सा यहाँ पे बिहार का भी आपको जिक्र कर देना है, बिहार वाला देना बहुत ही जरूरी है। और आपको बता दीजिएगा बिहार वाले में कि जातिगत जनगणना कराने के लिए फरवरी 2019, ध्यान रखेंगे, फरवरी 2019 और 2020 तक जो बिहार विधानमंडल है वहां पे सर्वसम्मति से प्रस्ताव पाए। आप इसको लिख लीजिए हूबहू लाइन, कि जातिगत जनगणना कराने के लिए फरवरी 2019 में और 20 में या 20 तक बिहार विधानमंडल में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था। और 23 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला था। यद्यपि केंद्र से सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद 1 जून को बिहार में जातिगत जनगणना पर सहमति बनी और 2 जून को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। अब क्या है कि ये इतना लिख दीजिएगा, और इसके बाद बताना है कि बिहार में कैसे शुरुआत इसकी की जाएगी। तो उसको हम आपको ना, जो पूर्णिया एडिशन का है उसको हम डाल देंगे टेलीग्राम में, वहां से आप उठा लीजिएगा। दरअसल ये जो जनगणना, ये जो जातिगत गणना होगी वो दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग से होगी। तो आप इसको लिख भी दीजिएगा कि जातिगत जनगणना जो कराने की जिम्मेदारी है, या इसकी जिम्मेदारी जो है सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई है। और इस कार्य के लिए जिलाधिकारी, है ना, या जिलाधिकारी को इस गणना के संपूर्ण कार्य के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है ना। तो नोडल अधिकारी के रूप में उनको नाम या नामित कर दिया गया, बना दिया गया है, नोडल, नोडल नहीं, नोडल। तो और इसके अलावे साथ में ये भी कहा गया है कि अगर पंचायत है या कोई भी उच्च स्तर की कुछ विभाग है, तो पंचायत से उच्च स्तर के किसी भी विभाग के फर्मों की सेवाएं ली जा सकती है। और फरवरी 2023 तक इसको पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपए खर्च की जाएगी। तो ये आपको बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना के संबंध में जो प्रयास है उसको टाइटल देकर के लिखिएगा। अभी तक आपने क्या दिखा कि जातिगत जनगणना क्या है उसको बताया, उसके बाद आपने ये इतिहास बता दिया, और बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना की दिशा में किए जा रहे कार्य को, या जातिगत जनगणना को शुरू करने के बाद कैसे बिहार सरकार इसको करवाएगी, तो उस प्रक्रिया के बारे में आपने बताया है ना। अब देखिए जातिगत जनगणना के पक्ष में, पहले विपक्ष लिख दीजिए ताकि छोटा से करके बाद में, चूंकि उसमें पूछा गया उसका सामाजिक आर्थिक लाभ, तो पहले विपक्ष में कर दीजिए। आपका विपक्ष पढ़ते हैं। हाँ, जातिगत जनगणना के बाद जातियों से संबंधित आंकड़ों में बदलाव संभव है। ऐसी स्थिति में सामाजिक समरसता प्रभावित होने की संभावना है। बढ़िया है। उसके बाद आपका ये जातिगत जनगणना से देश में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, जिससे समाज के एक वर्ग को
क्या है आपके ये सब बंद कर दीजिए। ये सब मॉडल आजकल कोई थोड़े देखता है ना। झूठ मूठ का कंपनी का ब्रांडिंग भी हो जाएगा बिना पैसा का ही। ये सब बंद कर दीजिए। और क्या लिखा हुआ है दिख नहीं रहा है, तो खैर अलग से देख लेंगे। आशंका जताई जा रही है। ठीक है, इसके बाद है जातिगत जनगणना के कारण देश की राजनीतिक विमर्श बिंदु विकास की बजाय जाति आरक्षण जैसे मुद्दों पर संकेंद्रित हो जाएगी, जिसके कारण विकास प्रभावित हो सकती है। बहुत बढ़िया है। सभी जातियों की जनसंख्या का वास्तविक आकलन होने से विभिन्न वर्गों के द्वारा जनसंख्या की तुलना में शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी की मांग की जा सकती है। सामाजिक और जातीय टकराव बढ़ सकता है। बहुत बढ़िया लिखा हो, देखिए कितना बढ़िया कारण लिखे हैं। जातिगत जनगणना के कारण विभिन्न जाति आधारित क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय होगा। इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। बहुत बढ़िया है। जातिगत जनगणना के मार्ग में चुनौतियों के होने के बावजूद भी जातिगत जनगणना वर्तमान समय में समतामूलक और न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था के निर्माण हेतु आवश्यक है। जातिगत जनगणना से विभिन्न वर्गों के जनसंख्या का वास्तविक आकलन हो पाएगा। अब इसको पक्ष में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक, हम पक्ष में पढ़ देते हैं। तो विपक्ष में आपने अच्छा लिखा है। विपक्ष में कुछ कारणों को बताइएगा, सिर्फ भावनात्मक नहीं, कुछ तकनीकी भी, कि जो जातिगत जनगणना है वो दरअसल अनुपयोगी डेटा हुए लिए हुए है, कठिन कार्य भी तो है। तो केंद्र का चूंकि कहना था, देखिए केंद्र का इसमें स्पष्ट रूप से तर्क था कि स्वतंत्रता की पूर्व अवधि में जातियों की जनगणना की गई थी, तब भी इसमें पूर्णता और सटीकता नहीं था। अब और जब 2021 में सामाजिक आर्थिक और जो जाति जनगणना था वो अनुपयोगी और तकनीकी खामियों से भरा हुआ था, इसीलिए जो जातिगत डेटा आएगा वो दरअसल अनुपयोगी होगा। तो ऐसा केंद्र का तर्क है, हमारा तर्क नहीं है। दूसरा ये हो गया कि जातिगत जनगणना कराना काफी कठिन है ना। तो पूर्ण जातिगत जनगणना जिसमें जातिवाद या जातियों का विभाजन भी शामिल होगा तो कठिनाइयां पैदा करेगा, क्योंकि देश में सभी जातियों की आधिकारिक सूची तो है नहीं, है ना। तो अब इसके बाद अगर जनगणना होगा तो उसके लिए व्यापक जो है वो वर्गीकरण का कार्य होगा, जो कि बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। तो ये कठिन कार्य भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम जैसे कि अब बिहार में अलग जाति है, एमपी में कुछ अलग जाति मिल सकती है ना, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जाति है। तो ये जो जातियों का पूरा डेटा आ जाएगा, है ना, तो इसको वर्गीकरण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी आधिकारिक सूची नहीं है कि हाँ अपने देश में ये जातियां हैं। और उसके बाद देखिएगा तो भारत में जातिवाद बहुत बढ़ेगा, जो कि आपने लिखा भी है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है ना। तो ये सब आप लोग कुछ विपक्ष के कारणों या तर्कों को लिख दीजिएगा। अब देखिए जातिगत जनगणना के पक्ष में इनका तर्क, तो सबसे पहले आप बिहार के सीएम का तर्क लिखिएगा। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री का तर्क था कि जो बिहार में जातिगत जनगणना कराया जा रहा है उसके साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति का भी आकलन कराया जा रहा है। इससे लोगों की मदद करने के लिए जो योजनाएं बनेगी उसमें बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहला जो तर्क है आपको बिहार के मुख्यमंत्री का ही लिखना है ना। तो सभी जातियों के आधार पर पारिवारिक परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जा रहा है। और ये आप लिख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में अपना तर्क प्रस्तुत किया था कि सभी जातियों के गिनती के या जनगणना के आधार पर परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जा रहा है। इससे लोगों के मदद के लिए बेहतर योजनाएं बनाने में सरकार को मदद मिलेगी, है ना। तो ये जरूर लिखिएगा पहला कारण के रूप में। और उसके बाद भी फिर अगर देखिएगा तो चूंकि जातिगत जनगणना है तो जातियों की संख्या हम लोग को मालूम चल जाएगी। तो जातियों की सही संख्या का पता चलने पे वास्तविक रूप से वंचित और कमजोर जातियों के लिए, है ना, उनके लिए बेहतर सुविधाएं और जो योजनाओं का त्वरित लाभ जो है वो उसी अनुपात में दिलाने में सहायक हो सकेगा, है ना। लोकतांत्रिक समाजवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना में या हो सकेगी। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना हो सकेगी, आबादी के अनुपात में सभी को समुचित अवसर मिलेगा, है ना। इसके बाद बिहार में देखिएगा तो एक और कैटेगरी है ईबीसी। तो ओबीसी जातियों की संख्या और प्रतिनिधित्व के आधार पे जो आंकड़े हैं वो ओबीसी और ईबीसी के आरक्षण अनुपात को इससे घटाया या बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि डेटा आ जाएगा। तो चूंकि ओबीसी और ईबीसी बिहार में अलग से ये कोटा बांटा हुआ है ना। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अब आपका पढ़ें। तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति का अत्यधिक महत्व है, अतः जातियों के संबंध में बिना विश्वसनीय आंकड़ों के न तो जाति की सामाजिक विवेचना की जा सकती है और न ही समाज कल्याण की योजनाओं को सही तरीके से लागू कराया जा सकता है। बहुत सुंदर। देश में जनगणना के समय एससी और एसटी की गणना की जाती है तथा धर्म से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में पिछड़ी जातियों से संबंधित आंकड़ों का न लिया जाना आंकड़े न लिया जाना इसके विकास की दृष्टि से उचित नहीं है। तो पक्ष में तर्क आप लिख रहे हैं,
जनगणना में पिछड़े वर्गों की गणना से उनके वास्तविक आंकड़ों के साथ ही उनकी शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत हो सके, जो उनके विकास के लिए आवश्यक है। और जाति आधारित जनगणना को राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक कदम माना जा सकता है। यह राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का ठीक है, ये सब लिखा। तो हमने आपका पक्ष और विपक्ष दोनों पढ़ लिया है। उसके बाद हम कंक्लूजन देखते हैं आपका। तो कंक्लूजन है कि जातिगत जनगणना के मार्ग में चुनौतियों के होने के बावजूद भी जातिगत जनगणना वर्तमान समय से समतामूलक और न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था के निर्माण हेतु आवश्यक है। जातिगत जनगणना से विभिन्न वर्गों की जनसंख्या का वास्तविक आकलन हो पाएगा। इससे उन वर्गों को लक्षित कर सामाजिक योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में आसानी होगी। इससे समाज के सभी वर्गों का कल्याण। तो आप वही बात लिख रहे हैं, ठीक है ना। निष्कर्ष में निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम स्थापित हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ना आप सीधा सपोर्ट कर दिए हैं, ऐसा मत कीजिएगा। देखिए, तो जो आपने पक्ष में लिखा, आपने विपक्ष में लिखा, और थोड़ा सा और भी जिक्र कर दीजिएगा कि भारत सरकार का या केंद्र सरकार का न्यायालय में क्या तर्क है। क्योंकि आपको ना यहाँ पे सवाल दो तीन तरीके से दिखाई देगा। एक तो केंद्र सरकार को लेकर के भी सवाल पूछा सकता है, और दूसरा क्या जातिगत जनगणना सिर्फ राजनीति किया जा रहा है, ये भी सवाल आप लोगों से पूछा सकता है ना। तो राजनीति भी किया जा रहा है तो भी आपको पक्ष और विपक्ष दिखाते हुए इसको बताना ही पड़ेगा, है ना। तो सरकार न्यायालय के समक्ष तर्क देती है कि 1951 की जनगणना में जाति आधारित जनगणना को एक नीतिगत मामले के रूप में छोड़ दिया गया था। तो इस प्रकार 1951 से वर्तमान समय तक किसी भी जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजाति के अतिरिक्त अन्य जातियों की गणना ही नहीं की गई है ना, क्योंकि वो नीतिगत मामला था। और भी कारण है जातिगत जो जनगणना नहीं कराया जा रहा है, तो उसके पीछे और भी कारण जो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में बताती है, उसमें ये बताती है कि जो ओबीसी है देश में, तो पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना वो प्रशासनिक रूप से काफी कठिन और बोझिल है। तो ये केंद्र सरकार अपना तर्क देती है। इसके अलावे सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 जो कराया गया है, तो उसके द्वारा जो ओबीसी के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, तो उसे संकेत मिला कि जाति आधारित जनगणना में कई त्रुटियां और अशुद्धियां पाई गई हैं, वो विश्वसनीय नहीं है ना। और एससी और एसटी के विपरीत अगर देखिएगा तो कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इन जातियों की अलग अलग सूचियां प्रचलित है ना। तो अब सवाल है कि आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। तो निष्कर्ष में ये लिखिएगा कि जो सामाजिक आर्थिक आपसे पूछा गया है विकास, तो जो आंकड़े आएंगे तो उसमें जातिगत जनगणना कैसे लाभदायक सिद्ध होगी, कैसे लाभदायक सिद्ध होगी, इस पर विशेष चर्चा की जानी चाहिए। समझ गए, इसमें जरूर लिखिएगा। ऐसा नहीं कि हाँ आनन फानन में जो डेटा है उस आधार पर नहीं, आने के बाद भी इस पर विशेष चर्चा कराई जानी चाहिए और विशेषज्ञों की इसमें जो सहमति है वो लेनी चाहिए। उसको जरूर लिखिएगा और फिर आप अपना राय दे दीजिएगा। कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जाति की जनगणना सामाजिक न्याय एवं समतामूलक समाज को स्थापित करने में महत्वपूर्ण कारण साबित हो सकता है। सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर एक मत के साथ कार्य करना चाहिए। क्यों एक मत के साथ कार्य करेंगे, लोकतंत्र है, कुछ लोग विरोध करेंगे तब जाकर के सही बात भी अप्लाई होगा। हो सकता है कि वर्तमान सरकार कुछ गलती कर दे। तो सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर एक मतता के साथ कार्य करना चाहिए ताकि सामाजिक सौहार्द भी बना रहे और देश का विकास भी प्रभावित नहीं हो। यहाँ पे आप इसको थोड़ा और सुधारिएगा, लिख दीजिएगा कि जब जातिगत जनगणना प्रकाशित कर दिया जाएगा तो इस पर चर्चा करानी चाहिए और इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों को शामिल कराया जाना चाहिए। उनके पक्ष और विपक्ष के तर्कों को भी स्पष्ट करना चाहिए, है ना। और उसके बाद आप लिखिएगा कि इसके बाद अगर अब देखिए, चूंकि इतना चर्चा मर्चा सब हो गया है, अब जब सब कुछ ठीक हो गया तब फिर आप लिखिए कि इसके बाद सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर एकमतता के साथ कार्य करना चाहिए, है ना। इनको इनकी ओपिनियन को ले लिया जाना चाहिए तब जा करके, है ना। एकदम से शुरू में नहीं करना चाहिए। आप लोग अपनी भाषा में बढ़िया से लिखिएगा, इसको फिर से लिखिएगा। और ये वाली जो कॉपी इसको फिर से पढ़ देते हैं। इसको हमने पढ़ा था, हमको लगा कि ये कोई अखबार के आर्टिकल का हो, वो कॉपी कर दिए। तो जातिगत जनगणना के वर्तमान प्रयास, बिहार की राजनीति में जाति की अहमियत किसी से नहीं छिपी है, अभी कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 90 सालों में किसी भी 70 की 90 किसी भी दल को, अच्छा ठीक है, तो 1931 से देखे तो 90 सालों में किसी भी दल को या राजनीतिक विश्लेषक को ये नहीं मालूम कि जातियों का वास्तविक आंकड़ा क्या है ना। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में, देखिए नाम मत लिखिए कभी भी, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में या सरकार के नेतृत्व में, है ना, इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। जाति आधारित जनगणना के मकसद से 8 स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम काम करेगी। इस टीम में आप एकदम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, है ना।
रिपोर्टिंग नहीं करना है, आपको अपने आंसर को लिखना है। इसको सही से लिखिएगा, फिर हम आपकी कॉपी को पढ़ेंगे और उपयोगिता पढ़ देते हैं। सामाजिक समानता कार्यक्रमों के प्रबंधन में सहायक। अब आपको बताना है कि सामाजिक समानता कार्यक्रम क्या है, एक आध एग्जाम्पल दे करके बताइएगा। भारत के सामाजिक समानता कार्यक्रम डेटा के बिना सफल नहीं हो सकता है और जाति जनगणना इसे ठीक करने में मदद। ऐसा सीधे मत कीजिएगा तो मालूम चले कि फिर अभी तक जो कार्यक्रम चलाएगा तो क्या फेल रहा है, ऐसा मत कीजिएगा। तो भारत में सामाजिक समानता कार्यक्रम को और विश्वसनीय बनाने के लिए, है ना, आप इसमें कर सकते हैं कि जातिगत जनगणना आवश्यक है। डेटा की कमी के कारण ओबीसी की आबादी, ओबीसी के भीतर के समूह के लिए कोई उचित अनुमान नहीं है। ठीक है। जाति आधारित जनगणना के माध्यम से ओबीसी आबादी के आकार के बारे में जानकारी के अलावे ओबीसी की आर्थिक स्थिति, घर के प्रकार, संपत्ति, व्यवसाय के बारे में नीति संबंधी प्रासंगिक जानकारी, जनसांख्यिकीय जानकारी, है ना, इतना सारा लिखे हैं, तो प्राप्त होगा। आरक्षण पर वस्तुनिष्ठता का उपाय। जाति आधारित जनगणना पर वस्तुनिष्ठता का उपाय लेने में लंबा रास्ता तय कर सकती है। हालांकि 1992 से केंद्र सरकार, अब आप आरक्षण पे इतना मत जाइए, अब आरक्षण पूछा ही नहीं गया है ना। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि बिहार में कराए जा रहे जाति जनगणना जाति विहीन समाज के लक्ष्य के लिए भले अनुकूल न हो, लेकिन यह समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करने में साधन के रूप में काम कर सकती है। जाति के आंकड़े न केवल इस सवाल, आप लोग केंद्र सरकार से ज़्यादा कंफर्म है ना कि एकदम सब हो ही जाएगा, ठीक है। दावेदारी मत कीजिएगा, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता है। जो कमियां रहेगी उसको ठीक किया जाए, उसके बाद ही इसको सपोर्ट कीजिएगा। जाति के आंकड़े न केवल, मतलब कि आपको प्लस और माइनस दोनों को लेकर के चलना है, एकदम कंफर्म मत कह दीजिए और एकदम से काट भी नहीं देना है। संतुलित, बैलेंस्ड आप लोग अपना जवाब दीजिएगा। कि जो कॉपी चेक करने वाला अगर सकारात्मक मानसिकता को लिए रहेगा तो आपको नंबर देगा, और नकारात्मक मानसिकता को लिएगा तो नंबर नहीं देगा। तो बैलेंस करके लिखिएगा ताकि आपको नंबर मिल जाए और आप अपने लिखने में सफल भी हो जाएं। तो जाति के आंकड़े न केवल इस सवाल पर स्वतंत्र शोध करने में सक्षम होंगे, सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता किससे है और किससे नहीं, यह आरक्षण की प्रभावशीलता में वृद्धि लाएगी, है ना। तो ये निष्कर्ष में आप सिर्फ, मतलब ये कि आरक्षण का ही आप पूरा केंद्र कर दिए यहाँ पे, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना। नीतीश कुमार का स्टेटमेंट देख लीजिए, वो सीधा कहती है सरकार कि इससे जो योजनाएं बनाने में काफ़ी लाभदायक होगी, या आप कह सकते हैं कि इसमें परिवारों की आर्थिक स्थिति के बारे में जो जानकारी मिलेगी उस आधार पर जो सरकार है वो अपना नीति बनाते रहेगी, है ना, वो लिखिएगा। तो काफ़ी लंबा समय लग गया हमको एक ही दो कॉपी चेक करने में, है ना। और बाकी लोगों का भी कॉपी का आंसर आना चाहिए, आप लोग लिखिएगा। और जो बातें हमने बताई है इसमें आप लोग उसको नोट भी कीजिए, कोई सवाल हो पूछिएगा भी कमेंट बॉक्स में, आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। और भी कुछ होगा तो, क्योंकि ये सब टॉपिक आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि इसको पूछा जाए बीपीएससी में इसी बार वाले में, क्योंकि अब स्टार्ट हो गया है ना, तो आपको पूछा जाएगा इसको। तो बढ़िया से तैयारी करके और बढ़िया से किसी के साथ डिस्कशन करके, जिसका बीपीएससी पीटी नहीं हुआ उसके साथ भी आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, साथ वाले के साथ भी कर लीजिएगा जिनका पीटी हुआ है ना। तो जरूर कीजिएगा। हम एक दिन बैठेंगे ना तो आप लोगों को 5-7 सवाल एक ही दिन में याद करवाएंगे। जब एग्जाम और नज़दीक आएगा ना तो रिवीजन कराएंगे, कहीं बैठ जाएंगे पार्क में और इन सबका संक्षिप्त में हम बता देंगे ताकि आपको जो की पॉइंट है वो याद हो जाए। तो की पॉइंट जरूर याद रखिएगा ताकि उसको अ, बड़ा करने में, विस्तार देने में, एनालिसिस करने में आप लोगों को मदद मिल जाए। की पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको कीजिएगा। आज भी हमारे कॉपी में या हम जो किताब खरीदते हैं उसमें, या इंडिया टुडे ही काहे ना हो, तो उसमें ना कहीं कहीं यहाँ पे की पॉइंट कुछ दिख गया तो हम नोट कर लेते हैं, है ना। तो जैसे लोहिया का ये स्टेटमेंट है जाति पे, है ना, कि जाति छोड़ो दाम जोड़ो। लोहिया जातिवाद पे कहते हैं, क्योंकि लोहिया को लगा कि जो जातिवादी है या जाति विहीन समाज कैसे हो, तो कहते हैं लोहिया कि जाति छोड़ो और दाम जोड़ो, अपना मूल्य देखिए, है ना। तो ये उसको किनारे कहीं हम लिख लेते हैं। तो ठीक है, फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।